जी दोस्तों नमस्कार। प्रवीण, मनप्रीत, संजू, गुड आफ्टरनून। जल्दी से लाइव कनेक्ट हो जाएं आप लोग। देखिए टॉपिक की हम बात कर लें तब तक क्लास कनेक्ट हो पाती है। तब तक टॉपिक हमारा चल रहा था आरटीई 2009 और कई क्लास भाई आरटीई के बारे में हो चुकी हैं 5 से 6 क्लास हो चुके हैं। तो आज इसको कंप्लीट कर देते हैं टॉपिक को। आज आरटी के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। कल की जो आपकी क्लास रहेगी तो कल अगर आप सहमति देंगे तो कल आरटी की प्रैक्टिस करवा दूंगा। आरटी के जितने भी प्रश्न बनते हैं उनका प्रैक्टिस सेट कल आपके सामने प्रेजेंट करूंगा अगर आप कहेंगे तो। देखिए आरटी में हम आरटी की धाराओं के बारे में पढ़ने लग रहे थे और हमने बात कर ली थी लास्ट धारा 21 तक। जहाँ तक मुझे याद है 21वीं धारा तक हमने पढ़ लिया था। जो धारा 21 है उस धारा 21 में एक बार मैं हल्का सा आपको पीछे से कनेक्ट कर देता हूँ। धारा 21 में हमने पढ़ा था एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में आपने पढ़ा था, विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में। शीतल यादव, गुड आफ्टरनून। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, देखिए एक होती है एसएमसी और एक होती है एसडीएमसी। एक तो है आपके सामने, चलिए यादव सर करा देना प्रैक्टिस टेस्ट। चलिए ठीक है, अभी एक बार मैं लास्ट में इस बारे में आपसे बात करूंगा। अगर सभी सहमत होंगे तो कल बिल्कुल करवाऊंगा। मैंने कहा एक होती है एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और एक होती है एसडीएमसी स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी विद्यालय प्रबंधन समिति और स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी यानी विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। मैंने आपको बताया क्या था कि जो एसएमसी होती है वो कहाँ होती है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यालय में, जबकि एसडीएमसी होती है वो होती है 9वीं से लेकर 12वीं तक। सदस्यों की संख्या अगर मैं बात करूँ एसएमसी की तो एसएमसी में 16 मेंबर जबकि एसडीएमसी में 23 मेंबर। एसएमसी में 16 मेंबर, एसडीएमसी में 23 मेंबर जो कि प्रेजेंट में संख्या है। इधर मैंने आपको बताई थी दो बातें, एक तो अध्यक्ष और एक सचिव। तो मैंने आपको ये बताया था कि एसएमसी का जो अध्यक्ष होता है वो एसएमसी का अध्यक्ष कोई भी अभिभावक होता है और इसका जो सचिव होता है एसएमसी का वो सचिव होगा कौन, संस्था प्रधान। अगर मैं बात करूं एसडीएमसी के बारे में तो एसडीएमसी का अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष होगा भाई संस्था प्रधान। और एसडीएमसी का सचिव कौन होगा, कोई भी एक सीनियर लेक्चरर यानी एक वरिष्ठ व्याख्याता। एक जो सीनियर लेक्चरर होता है वो एसडीएमसी का सचिव होता है। ये एसएमसी और एसडीएमसी दोनों में दोस्तों अंतर होता है। प्रिया यादव, चीनू, गुड आफ्टरनून। चलिए अब आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। धारा 21 तक अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अब मैं धारा 21 के बाद, देखिए मैंने आपको ये कहा था कि अध्याय 4 जो कि धारा 12 से लेकर धारा 28 तक है, सबसे बड़ा अध्याय है 12 से लेकर 28 तक। और ये भी आपको बताया था कि आरटी का एग्जाम की दृष्टि से सबसे जो महत्वपूर्ण अध्याय है वो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है चौथा अध्याय। तो उसी चौथे अध्याय को आज हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो और आज शायद आरटी आपका इसी के साथ कंप्लीट भी हो जाएगा। देखिए आरटी में हम लोग पढ़ रहे थे आरटी का अध्याय 4 और अध्याय 4 जो कि धारा 12 से लेकर 28 तक है। 12 से लेकर 28 तक आपको पढ़ना है। 12 से लेकर 21 तक मैं आपको करवा चुका हूं। अब इसके बाद हमें 22वीं जो धारा है उस 22वीं धारा से आज हमें कंटिन्यू करना है। 12 से 21 तक आप पढ़ चुके, 22 से 28 तक की अभी बची हुई हैं। इसमें से देखिए क्या कहती है धारा 22वीं। 22वीं धारा में क्या है वो मैं आपको बता दूं। एग्जाम की दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा 22वीं धारा, 23वीं और 24वीं।
25वीं धारा का प्रश्न एग्जाम में आता है, वहां मैं थोड़ी डिटेल से बात करूंगा। तो 22, 23, 24 में बता देता हूं। देखिए धारा 22वीं है, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो विद्यालय की जो विकास योजना होगी वो विकास योजना किसके द्वारा बनाई जाएगी, जो एसएमसी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसके द्वारा विद्यालय की विकास योजनाएं बनाई जाएंगी। यानी धारा 22 में यह कहा गया है कि विद्यालय की विकास योजना एसएमसी द्वारा बनाई जाएंगी। ये बात कहती है धारा 22 में। कुछ आपको समझने को आवश्यकता नहीं है इसमें। धारा 23 की अगर मैं बात करूं तो देखिए धारा 23 में क्या कहा गया। धारा 23 में विद्यालय में जो भी टीचर होंगे, जो भी शिक्षक होंगे, उन शिक्षक की योग्यताओं का वर्णन है। धारा 23 में क्या है भाई, शिक्षक योग्यताओं का वर्णन यहां पर किया गया है कि शिक्षक की क्या योग्यताएं होंगी, टीजीटी टीचर के लिए क्या योग्यताएं, पीआरटी के लिए क्या योग्यताएं होंगी, उनका जो वर्णन किया गया है। उसके पास बीएड होनी चाहिए, वो बैचलर होना चाहिए। ये जो योग्यताएं आ जाती हैं, ये कहाँ जाती हैं भाई, धारा 23 में शिक्षक योग्यताओं का वर्णन किया गया है। धारा 24 की अगर मैं बात करूं तो धारा 24 में शिक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है। एक टीचर की क्या क्या ड्यूटीज होंगी, टीचर के क्या क्या कर्तव्य होंगे, वो बात आती है, ये धारा 24 में आती है। तो 22, 23, 24 अगर आप याद रखना चाहें तो नॉर्मली आप याद रख लेना, बाकी कोई जरूरी भी नहीं है याद रखना। आपको याद क्या रखना है, बस थोड़ा सा हल्के से रूप में अगर याद रखना चाहें। धारा 22 ये बात कहती है कि विद्यालय की विकास योजनाएं एसएमसी द्वारा बनाई जाएंगी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा बनाई जाएंगी। धारा 23 में शिक्षक की योग्यताओं का वर्णन है, तो धारा 24 में शिक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है। अब बात आती है धारा 25 में, एक बार आप जल्दी से कैप्चर कर दीजिए इसे। कैप्चर कर लीजिए, फिर आगे चल रहा हूं। और से आपने कैप्चर कर लिया होगा। अब हम बात करें, देखिए धारा 25। धारा 25 आपको थोड़ा सा ध्यान देकर समझनी है, क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना पूरी होती है। देखिए धारा 25 इंपॉर्टेंट है, और मैंने पहले भी बता दिया था कि जितने भी धाराएं मैं पढ़ा रहा हूं उनमें जो भी इंपॉर्टेंट होंगी उनके साथ मैं मार्किंग करते हुए चल रहा हूं, स्टार मार्क उनके साथ में दे रहा हूं। ये जहां भी स्टार मार्क लगा हुआ है मतलब वो इंपॉर्टेंट धारा है। धारा 25 में क्या आ जाएगा भाई, धारा 25 में आ जाएगा छात्र व शिक्षक अनुपात। स्टूडेंट टीचर रेशियो कि क्लास में कितने छात्रों पर कितने शिक्षक होंगे, वो बात कहाँ आती है, वो धारा 25 में आती है। और यहाँ से लगभग एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको ये कहा था कि जो RTE राइट टू एजुकेशन है वो एलिमेंट्री एजुकेशन पर लागू होता है। एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्रारंभिक शिक्षा, और प्रारंभिक शिक्षा को हमने दो भागों में बांटा था, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, यानी प्राइमरी एजुकेशन एंड अपर प्राइमरी एजुकेशन। दो भागों में हमने इसे बांट लिया था, प्राइमरी एजुकेशन एंड अपर प्राइमरी एजुकेशन। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ, एक तो प्राथमिक शिक्षा है और एक उच्च प्राथमिक शिक्षा है। देखिए प्राथमिक शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात क्या होगा और उच्च प्राथमिक शिक्षा में छात्रों और शिक्षकों का अनुपात क्या होगा, वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान रखेंगे कि जो प्राइमरी सेक्शन होता है उस प्राइमरी सेक्शन में स्टूडेंट टीचर रेशियो होता है 1:30, यानी 30 बालकों पर 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होगा। कहाँ, प्राइमरी सेक्शन में। अगर मैं बात करूँ अपर प्राइमरी सेक्शन, तो अपर प्राइमरी सेक्शन में 1:40 होता है, यानी 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होगा यहाँ पर। यह आपको ध्यान रखना है। बस इतना ही केवल आपको याद रखना है कि प्राइमरी सेक्शन में स्टूडेंट टीचर रेशियो 1:30 का होता है, जबकि अपर प्राइमरी सेक्शन में 1:40 का होता है। इसके अलावा अगर किसी विद्यालय में 100 से अधिक बच्चे हैं, ध्यान रखना, अगर किसी विद्यालय में 100 से अधिक बच्चे होंगे तो वहां पर एक प्रधानाध्यापक होगा, वहां पर एक हेडमास्टर होगा। और किस प्रकार का हेडमास्टर होगा, अंशकालिक हेडमास्टर होगा वहां पर।
वहाँ एक अंशकालिक HM होगा। और अगर किसी विद्यालय में 200 से अधिक बच्चे हो जाते हैं, अगर किसी भी विद्यालय में 200 से अधिक बच्चे हो जाते हैं तो वहां पर एक पूर्णकालिक हेडमास्टर होगा। यहां पर भाई एक छोटा सा मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, 200 नहीं 150 आएगा, यहाँ पर ध्यान रखना। अगर किसी विद्यालय में मान लीजिए 100 से अधिक बच्चे हो जाते हैं तो वहां पर एक अंशकालिक हेडमास्टर होगा। और अगर किसी विद्यालय में 150 से अधिक बच्चे हो जाते हैं तो वहां पर एक पूर्णकालिक हेडमास्टर होगा। अब यहाँ पर दो शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया, एक अंशकालिक और एक पूर्णकालिक। दोनों में अंतर क्या है वो अंतर आप लोग समझेंगे। देखिए, अंशकालिक का मतलब कि विद्यालय के जो टीचर होंगे उन्हीं में से कोई एक टीचर HM के रूप में काम करेगा, फुल टाइम नहीं रहेगा वो, एक तरीके से पार्ट टाइम। अंशकालिक यानी पार्ट टाइम में बोल सकता हूँ कि जितने टीचर होंगे विद्यालय में उन्हीं में से कोई एक HM का काम करेगा। कब? जब 100 से अधिक बच्चे होंगे। और अगर विद्यालय में 150 से अधिक बच्चे हो जाते हैं तो एक फुल टाइम हेडमास्टर होगा, एक पूर्णकालिक HM होगा, या जो केवल HM का ही काम करेगा। जबकि 100 से 150 तक के अगर बच्चे रहेंगे तो अंशकालिक HM होगा, जो पढ़ाएगा भी और जो HM का भी काम करेगा। लेकिन अगर बच्चों की संख्या 150 से ज़्यादा हो जाती है तो एक स्पेशल एक HM बना दिया जाता है जो कि केवल HM का ही काम करेगा, वह एज ए टीचर काउंट नहीं होगा। समझ गए होंगे मेरी बात को? बताएं एक बार यहाँ तक किसी भाई को कोई भी समस्या है तो। यार रिप्ले थोड़ा जल्दी कर दिया करो। यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना है तो मुझे बताएं। मैंने कहा कि प्राइमरी सेक्शन में स्टूडेंट टीचर रेशियो जो रहेगा वो 1:30 रहेगा, यानी शिक्षक और छात्रों का अनुपात, शिक्षक और छात्रों का अनुपात 1 शिक्षक 30 छात्र। अपर प्राइमरी सेक्शन में 1 शिक्षक 40 छात्र। जबकि अगर 100 से अधिक बच्चे विद्यालय में होते हैं तो एक अंशकालिक HM होगा, और 150 से अधिक बच्चे अगर विद्यालय में होते हैं तो एक पूर्णकालिक HM होगा। एक बार आप कैप्चर कीजिए इसे, फिर मैं एक प्रश्न पूछूंगा आपसे। यह है भाई आपके RTI की धारा 25। शीतल यादव क्लियर है सर? चिन्नू नो सर। तो चलिए भाई क्लियर है, कैप्चर भी आपने कर लिया होगा। अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, मेरा आप लोगों से प्रश्न यह है कि किसी विद्यालय में 200 बालकों पर किसी अपर प्राइमरी विद्यालय में, उच्च प्राथमिक विद्यालय में 200 बालकों पर शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं इस धारा 25 से। मैंने कहा कि किसी उच्च प्राथमिक विद्यालय में 200 बालकों पर शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? आंसर आ जाए आपका जल्दी से। कोई भी एक अपर प्राइमरी स्कूल है, उसमें अगर 200 बच्चे हैं तो वहां पर शिक्षक कितने होंगे, शिक्षकों की संख्या वहां पर कितनी होगी? नागेंद्र यादव ने बताया 5, चिन्नू कह रहे हैं 5, मनप्रीत भाई आपका वीडियो शायद पीछे चल रहा है, आप मुझे मेरे पीछे वाले कमेंट का आंसर अब दे रहे हैं। शीतल यादव 5, बिल्कुल, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए, मैंने अभी क्या कहा था आपको कि अपर प्राइमरी सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो अपर प्राइमरी सेक्शन में टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या चलेगा? तो टीचर स्टूडेंट रेशियो मैंने आपको बताया था 1:40, 1:40 का वहां पर रेशियो होता है। अगर 1:40 के रेशियो के हिसाब से हम देखें, बिल्कुल संजू यादव, इसी कमेंट का मैं वेट कर रहा था। जैसा कि आपने कहा कि 5 टीचर एंड 1 HM,
5 अध्यापक होंगे और एक प्रधान अध्यापक होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अपर प्राइमरी सेक्शन में 1:40 का रेशियो चलता है। यहाँ पर मैंने कहा कि बच्चे कितने भाई 200, तो 200 बच्चों पर अगर हम 1:40 के हिसाब से देखें तो टीचर्स की संख्या कितनी हो जाएगी 5, यानी वहाँ पर शिक्षक कितने होंगे, तो शिक्षक होंगे 5 प्लस एक हो जाएगा कौन, HM, कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे 6। 5 शिक्षक होंगे प्लस एक HM भी होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको ये कहा था कि अगर विद्यालय में बच्चों की संख्या 150 से अधिक होती है तो वहां पर एक HM होगा, अभी बोला था मैंने। और यहाँ पर मैं बच्चों की संख्या कितने बता रहा हूँ आपको, 200। मैंने अभी कहा था कि अगर विद्यालय में बच्चों की संख्या 150 से प्लस हो जाती है तो वहां पर एक HM होगा। और यहाँ पर जब 200 बालक है तो 200 बालकों पर 5 टीचर होंगे प्लस एक HM होगा, यानी कुल कितने हो जाएंगे 6। अब कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो ऑप्शन में 5 भी होगा और ऑप्शन में 6 भी होगा, फिर आपका आंसर क्या होगा, ये आंसर 5 करेंगे या 6 करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे। ध्यान क्या रखना है कि HM का पद शिक्षकों में नहीं गिना जाएगा। विशेष रूप से ध्यान रखना ये कि HM का पद कभी भी शिक्षकों में नहीं गिना जाएगा। बिल्कुल शीतल यादव सर, वो HM टीचर में काउंट थोड़ी होगा, बिल्कुल नहीं होगा शीतल यादव। मैंने यही बात आपको बताई है कि कंफ्यूज होकर वहां पर 6 मत कर देना आंसर, कभी ये सोच जाओ। इसीलिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि कभी आप में से कोई ये दिमाग लगा ले कि 5 टीचर हो गए और एक HM हो गए, यानी टोटल हो जाएंगे 6। तो ध्यान रखना वहां पर 6 नहीं होंगे। केवल जो आपसे संख्या पूछी जा रही है वो किसकी पूछी जा रही है, केवल शिक्षकों की संख्या पूछी जा रही है। तो वहां पर आप HM को काउंट मत कर देना, यानी ये ध्यान रखना कि HM का पद कभी भी शिक्षकों में नहीं गिना जाएगा, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये भाई आपकी कंप्लीट धारा 25। अब धारा 25 में यदि आपको कोई भी डाउट है तो कंसल्ट कर सकते हैं आप, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो बताइए। चलिए, तो अब हम बात करें धारा 26 के बारे में। देखिए भाई, धारा 26 क्या बात कहती है। धारा 26 ये बात कहती है कि किसी भी विद्यालय में शिक्षकों के जितने पद वहां पर जैसे कि अलॉट किए गए हैं, जितने भी वहां पर निर्धारित पद हैं, उन निर्धारित पदों का 10% से अधिक सीटें खाली नहीं रखी जा सकती, ये बात कहती है धारा 26। यानी धारा 26 में क्या कहा गया है, धारा 26 में ये कहा गया कि शिक्षकों के कुल निर्धारित पदों के 10% से अधिक पद खाली नहीं रखे जाएंगे। ये बात कहती है कौन सी धारा, धारा 26 में कहा गया कि शिक्षकों के वहां पर जितने भी अलॉटेड सीट हैं, जितने भी वहां पर निर्धारित पद हैं, उनका 10% से अधिक सीटें खाली नहीं रखी जाएंगी। अगर जैसे मैं बात करूं कि किसी विद्यालय में अगर शिक्षकों के 20 पद वहां पर अगर निर्धारित किए गए हैं, देखिए 20 का 10%, 20 का 10% याद है, आप देखेंगे तो आ जाएगा 2, यानी वहां पर 2 पद खाली हो सकते हैं। 2 पद खाली होने का मतलब वहां पर 18 टीचर तो अपॉइंट करना जरूरी है, कंपलसरी है कि अगर किसी विद्यालय में शिक्षकों के 20 पद अगर वहां पर निर्धारित किए गए हैं तो कम से कम वहां पर 18 टीचर अपॉइंट करना कंपलसरी है। 2 पद वहां पर खाली रह सकते हैं, ये बात कही गई है। कौन सी धारा में, धारा 26 में आ जाता है कि शिक्षकों के निर्धारित पदों के 10% से अधिक सीटें खाली नहीं होंगी। चलिए अगली बात, अब बात आती है धारा 27। मोस्ट इंपोर्टेंट धारा है भाई धारा 27। क्या है धारा 27 में, देखिए धारा 27 में कहा गया है कि निम्नलिखित कार्यों के अलावा
निम्नलिखित कार्यों के अलावा शिक्षक को निम्नलिखित कार्यों के अलावा शिक्षक को किसी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। क्या बात कही गई आप समझ रहे होंगे। शीतल यादव ने पूछा सर प्राइमरी स्कूल का एचएम काउंट होगा ना टीचर में? बिल्कुल होगा शीतल। मैं क्या बता रहा था आपको, मैंने ये कहा था कि अगर बच्चों की संख्या 100 से कम है तो वहां पर एचएम होगा नहीं। अगर 100 से 150 तक है तो एचएम होगा, और एचएम कौन होगा? एक टीचर ही एचएम का काम करेगा, तो वो टीचर में काउंट होता है। लेकिन अगर हम अपर प्राइमरी की बात करें तो अपर प्राइमरी पर एचएम भेजा जाता है, तो प्राइमरी स्कूल में एचएम का कोई जिक्र आपको नहीं करना है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में एक टीचर ही एचएम का काम करता है, वहां पर स्पेशल एचएम नहीं होता है। शीतल आंसर मिल गया होगा आपको। शीतल आंसर आपको मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर धारा 27 में मैंने कहा कि निम्नलिखित कार्यों के अलावा शिक्षक को किसी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। जितने भी एजुकेशन के अलावा जितने भी कार्य हैं उनमें से कुछ एक कार्य फिक्स किए गए हैं कि टीचर को आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, उनके अलावा किसी भी कार्य में टीचर की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। तो ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कार्यों में लगाया जा सकता है। उससे पहले मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूँ और उस प्रश्न का आप मुझे आंसर देंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न को आप सुनेंगे, 4 ऑप्शंस आपके सामने होंगे, ऑप्शन में बोर्ड पे लिखूंगा। तो देखिए प्रश्न ये है कि निम्नलिखित किस कार्य में टीचर को नहीं लगाया जा सकता, ये आपका क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस क्या है? देखिए ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्लस पोलियो कार्यक्रम, दूसरा ऑप्शन दशकीय जनगणना, तीसरा ऑप्शन आपदा राहत कार्यक्रम, और चौथा जो आपके सामने ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन है आपके सामने निर्वाचन या चुनाव। ये 4 ऑप्शंस हैं और आपको मुझे ये बताना है कि निम्नलिखित किस कार्य में एक शिक्षक को अभी नियोजित नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित किस कार्य में एक शिक्षक को नहीं लगाया जा सकता। आपके आंसर आ जाएं जल्दी से। बिल्कुल निधि कुमारी, आपका आंसर मुझे मिल चुका है, बाकी मैं बाद में बताऊंगा कि आपने आंसर क्या दिया है। आगे आंसर आने चाहिए भाई आपके जल्दी से। किस कार्य में एक टीचर को नहीं लगाया जा सकता? ऑप्शंस हैं प्लस पोलियो, दशकीय जनगणना, आपदा राहत और निर्वाचन। चेन्नू संजू, बिल्कुल आपका आंसर मिल चुका है। नागेंद्र यादव, बिल्कुल। मनप्रीत, बाकी आंसर सभी का आना चाहिए। जितने भी कैंडिडेट मुझे देख रहे हैं आंसर सभी का आना चाहिए। चलिए आप में से जितनों का भी आंसर आया, निधि, चेन्नू, संजू, नगेंद्र, मनप्रीत, आपने बताया ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन आपने आंसर बताया, जो कि आपका आंसर बिल्कुल राइट है कि टीचर को किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता। एक टीचर को प्लस पोलियो कार्यक्रम के तहत नहीं लगाया जा सकता। ध्यान रखना ये। आपने कभी अगर पहले नोटिस किया हो कि पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की पिलाने वाले कौन थे? टीचर ही हुआ करते। पहले प्लस पोलियो में टीचर्स की ही ड्यूटी लगती थी, लेकिन जब से आरटीई लागू हुआ है तो आरटीई के तहत टीचर्स को इस कार्य से बाहर कर दिया गया है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये मत सोच बैठना कि प्लस पोलियो में तो टीचर की ड्यूटी लगाई जाती है, अब नहीं लगाई जाती।
टीचर को केवल 3 ही जगह लगाया जा सकता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा, धारा 27 क्या बात कहती है, तो धारा 27 ये बात कहती है, मैंने कहा था कि निम्नलिखित कार्यों के अलावा शिक्षक को किसी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। कौन कौन से कार्यों के अलावा? जिसमें पहला कार्य रहेगा वही निर्वाचन। निर्वाचन में टीचर्स की ड्यूटी लगाई जा सकती है। दूसरा कार्य रहेगा दशकीय जनगणना, जो हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, उसमें टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है। और तीसरा जो कार्य रहेगा, वो तीसरा कार्य रहेगा आपदा राहत कार्यक्रम। आपदा राहत कार्यक्रम में भी टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है। 3 कार्यों में टीचर्स को लगाया जा सकता है। निर्वाचन में लगाया जा सकता है, दशकीय जनगणना में लगाया जा सकता है, और आपदा राहत कार्यक्रम में लगाया जा सकता है। इन 3 कार्यों के अलावा किसी भी कार्य, इन 3 कार्यों के अलावा किसी भी कार्य में एक टीचर को नहीं लगाया जा सकता। ये आपको ध्यान रखना है। आपदा राहत कार्यक्रम जैसे अभी चल रहा है ना, कोरोना महामारी अभी फैली हुई है, क्या है, ये प्राकृतिक आपदा ही है एक तरीके से। और आपने देखा होगा कि इस दौरान इस आपदा राहत कार्यक्रम में, इस कोरोना महामारी के समय में टीचर्स की ड्यूटी लगाई जा रही है। तो आपदा राहत कार्यक्रम में इनको लगाया जा सकता है। जनगणना में आपको पता ही है, 10 वर्षीय जो जनगणना होती है उसमें लगाया जाता है, और इलेक्शन के टाइम भी टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है, तो ये भी आपको पता होगा। ये आगे भी धारा 26, धारा 27, और अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखिए धारा 28 क्या है। धारा 28 ये बात कहती है कि एक कोई भी सरकारी शिक्षक, जो एक सरकारी शिक्षक है, वो शिक्षक प्राइवेट शिक्षण नहीं करा सकता। ये बात कही गई है धारा 28 में कि शिक्षक प्राइवेट शिक्षण नहीं करा सकता, यानी वो पर्सनल बच्चों को ट्यूशन नहीं देगा। क्योंकि काफ़ी बार पेरेंट्स की शिकायत आती थी कि जो सरकारी शिक्षक हैं वो विद्यालय में बच्चों पर फोकस करने के बजाय उनको अपने घर पर बुलाकर प्राइवेट ट्यूशन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो आरटीई में ये भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी शिक्षक अपने विद्यालय के बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन नहीं देगा, साथ में वो किसी भी प्रकार का प्राइवेट शिक्षण नहीं करवा सकता। किसी भी प्राइवेट संस्था में या अपने घर पर जाकर वो टीचिंग नहीं करवाएगा। ये बात कही गई है धारा 28 में। तो भाई तीनों धारा आपको समझ में आ गई होंगी। धारा 26 कहती है कि जितने भी टीचर्स के निर्धारित पद हैं उनका 10% से अधिक पद खाली ना हो। धारा 27 कहती है कि गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी, 3 कार्यों को छोड़कर, जिसमें आपको बताया चुनाव कार्य, दशकीय जनगणना और आपदा राहत कार्यक्रम। और धारा 28 कहती है कि एक शिक्षक प्राइवेट शिक्षण नहीं कराएगा। तो ये भाई तीनों धाराएं, और इसी के साथ कंप्लीट हुआ आपका आरटीई का चौथा अध्याय। चौथा अध्याय जो मैंने आपको बताया था धारा 12 से लेकर 28 तक है, तो ये आपने कंप्लीट पढ़ लिया। एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और आरटीई का सबसे बड़ा अध्याय था अध्याय 4। आप इसे एक बार कैप्चर कर लीजिए। कैप्चर कर लीजिए और साथ में मुझे बताएं कि यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या है तो। नगेंद्र यादव क्लियर है, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। बाकी एक बार सभी कैंडिडेट मुझे बता दें, आज आपका यहाँ पर आरटीई टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि आरटीई में कुल कितनी धाराएं हैं। मैंने कहा था कि आरटीई में 38 धाराएं हैं। मैंने आपको कितनी धाराएं करवा दी? 28 धाराएं करवा दी। आगे की बच गई शेष 10 धाराएं एग्जाम के कोई काम की नहीं है। जो बाकी की 10 धाराएं बच गई वो एग्जाम के कोई काम की नहीं है, वो हमें पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो आप ये 28वीं धारा तक आपको याद रखना है। तो यहाँ तक आरटीई का टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है आपका, और कई दिन आपके आरटीई के टॉपिक को चलते हुए हो गए। तो कंप्लीट टॉपिक में अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो बता दीजिए। देखिए आरटीई की 6 क्लास हो चुकी हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उन क्लासेज को देखिए। क्लियर है भाई सभी का? बिल्कुल सभी का आंसर आ गया। प्रवीण नो डाउट, निधि कुमारी, चिन्नू, शीतल, मनप्रीत बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपका सभी का टॉपिक क्लियर है। तो आप मुझे एक बार ये बता दें
कि कल इस टॉपिक का टेस्ट रखा जाए या फिर नहीं रखा जाए? क्या लगता है आपको, कल इसकी प्रैक्टिस करवानी चाहिए? चलिए, नगेंद्र यादव ने अपनी सहमति दे दी है, यस सर। बाकी भी अगर बता दें तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप कहेंगे निधि कुमारी टेस्ट होना चाहिए सर जी, चलिए। अगर सभी आप चाहते हैं तो कल संजू यादव, यस सर। प्रवीण टॉपिक ही करवा दो सर आगे, सुनीता यादव, यस सर। चिन्नू हजी, अगर ज़्यादातर की मैं बात करूं, सुनीता यादव, यस सर। जितने भी कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक प्रवीण भाई केवल ये कह रहे हैं कि सर टॉपिक ही आगे करवा दो, बाकी तो सभी कह रहे हैं कि टेस्ट करवा दीजिए। तो ये तो आपको पता है कि भारत में डेमोक्रेसी है, भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिधर ज़्यादा वोट डाले जाएंगे उधर ही फैसला होगा। भाई जिधर ज़्यादा वोट आएंगे फैसला उधर ही होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी भारत में चल रही है। तो यहाँ भी हम थोड़ा सा डेमोक्रेसी के कंसेप्ट को अपना लेते हैं, यहाँ भी हम डेमोक्रेसी की अवधारणा को अपना लें। जितने भी कैंडिडेट ने मुझे रिप्लाई किया तो ज़्यादातर यही कह रहे हैं कि सर करवा दीजिए। तो कल इसी टाइम 1:15 बजे आपका एक तरीके से प्रैक्टिस सीरीज रहेगी, और वो केवल आरटी का टॉपिक रहेगा, क्योंकि आपने अभी तक एक ही टॉपिक पढ़ा है। आरटी के टॉपिक को कल चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा सा आप तैयार रहेंगे, 6 क्लास आरटी की हो चुकी हैं। एक बार आप उन 6 के 6 क्लास को एक बार रिपीट करके देख लीजिए। अगर कहीं भी कोई भी समस्या आती है तो देखिए, ऑफलाइन अगर क्लास होती है, अगर क्लासरूम होता तो मैं पर्सनली आपका एक तरीके से टेस्ट कंडक्ट करवा देता। अब आपको ईमानदारी से स्वयं कंडक्ट करना है। एक तरीके से आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, आप एक बार स्वयं देखेंगे कि मेरे हिसाब से इसका आंसर कौन सा है। उसके बाद फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा कि आंसर कौन सा है, फाइनल आंसर कौन सा है, और वहाँ से आप ये डिसाइड करेंगे कि मेरे कितने प्रश्न सही हुए और कितने गलत हुए। आप साथ में नोट करते हुए चलेंगे, नोटबुक साथ में लेके बैठना, नोट करते हुए चलेंगे कि मेरे कितने प्रश्न सही हुए और कितने गलत हुए। और बाद में फिर आप मुझे अपना रिजल्ट बताएंगे कि जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत कहीं ना कहीं सार्थक भी होगी या फिर फालतू में मेहनत की जा रही है। क्यों भाई, तैयार है ना सभी? चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं इसी समय 1:15 बजे। आरटी का टॉपिक रहेगा, टेस्ट रहेगा, उसके बाद अगला टॉपिक फिर करवाऊंगा नेक्स्ट डे। और अगर कल टेस्ट जल्दी कंप्लीट हो गया, कल थोड़ा सा समय मिल गया तो कल करवा दूंगा टॉपिक। तो प्रवीण, टेस्ट के लिए तैयार रहना। हालांकि आपने कहा था कि टॉपिक ही करवा दो, कोई बात नहीं, टॉपिक परसों पढ़ेंगे अब। तो प्रवीण तैयार रहना भाई टेस्ट के लिए। कल मिलते हैं इसी टाइम पर। ओके, निधि कुमारी, शीतल यादव, मनप्रीत, सुनीता, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे अब।